हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस के फुल प्रोजेक्ट की फॉर डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस। अब ये जो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, ये खास इसलिए है क्योंकि पहला रीजन इसका ये है कि ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में हम सब जानते हैं। पहले ये सोच पाना बहुत मुश्किल था कि 10 मिनट्स के अंदर हमारे घर हम कुछ ऑर्डर करें और आ जाए, लेकिन ई कॉमर्स से अब ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इतना सारा डेटा जो इकट्ठा होता है उसको सही तरीके से एनालाइज करना, रिकमेंडेशन मॉडल्स बनाना और हमारे घर तक सामान आ जाना, ये सारी चीजों के पीछे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के इस प्रोजेक्ट को हम इसलिए भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज में काफी इफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा यूज होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो हमें एक सीखने को मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो है सेल्स एनालिसिस का। चाहे आप डेटा एनालिस्ट के तौर पे, डेटा साइंटिस्ट के तौर पे या बिजनेस एनालिस्ट किसी भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे, और चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी चाहे हेल्थ केयर में काम करती हो, फाइनेंस की कंपनी हो या कोई एआई पे काम करने वाली कंपनी हो, ई कॉमर्स हो, रिटेल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में सेल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सेल्स एनालिसिस कैसे किया जाता है, आज के इस प्रोजेक्ट में आपको ये भी सीखने को मिलेगा। पाइथन की लेटेस्ट लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, ईडीए कैसे परफॉर्म करना है, इन सारी बातों को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और ये प्रोजेक्ट जो ई कॉमर्स का है, ये हमारे रिज्यूमे के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो डेफिनेटली जब आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ये आपके करियर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इसका जो पूरा का पूरा मटेरियल है, सोर्स फाइल है, कोड है, नोट्स है, ये सारी चीजें हमारे पास, सारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिसके लिए ये सारी चीजें मैंने नीचे गिटहब पे ऑलरेडी डाल रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको गिटहब का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पे जाके आप जितनी भी इसकी फाइल्स हैं, डेटा सेट है, इन सारी चीजों को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में, जहां पे हम कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो कि है आपका ई कॉमर्स डेटा एनालिसिस का। अब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स एक रिवॉल्यूशन की तरह आया, जहां पे हम कितनी वेबसाइट्स ना जाने यूज करते हैं शॉपिंग के लिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, इसके अलावा अमेज़न है। इवन अगर हमें कुछ चीज मंगानी है तो आज की डेट में ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और कितने सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुके हैं। अब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर दिन करोड़ों कस्टमर्स शॉपिंग करते हैं। अब ये जितने भी कस्टमर्स का डेटा है, इस डेटा को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि कंपनी बिजनेस डिसीजंस ले पाए, कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर पाए, ताकि इवेंचुअली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर पाए। तो इसके लिए जो इतना सारा डेटा हर दिन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, इस डेटा के साथ में डील करना काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं जॉब के पर्पस की भी बात करूं, अगर हम खुद को जॉब रेडी बनाना चाहते हैं, इंटरव्यूज में अपीयर करना चाहते हैं, चाहे वो डेटा एनालिस्ट का जॉब हो, बिजनेस एनालिस्ट का हो, डेटा साइंटिस्ट का हो, तो हमें कहीं ना कहीं एक ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी होती है जहाँ पे हायरिंग होती है। और ई कॉमर्स टेक सेगमेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में, आपके रिज्यूमे में होते हैं, तो ये आपके लिए एक एड ऑन एडवांटेज भी हो सकता है। तो आज हम लोग एक ऐसे ई कॉमर्स का डेटा लेंगे, यहाँ पे उस डेटा से बहुत सारे इंसाइट्स को निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझ में आ पाए और इसके साथ ही कंपनी का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी आपको अंडरस्टैंड हो पाए। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जितने भी टेक्निकल ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, लाइक वो लोग हम लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं, राइट, जहां से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मान लो कि हमने शॉपिंग की फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, तो ये तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन इसके अलावा काफी सारे ऐसे ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं। अब ये जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं उनसे भी कई सारा डेटा प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बिग बाजार की, या फिर क्रोमा की, या फिर मैं बात करूं लाइफस्टाइल की, डी मार्ट की, पैंटलून्स की, तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं इनका डिजिटल प्रेजेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो है ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं, जहां पे हम जाते हैं और इनके शॉप से हम शॉपिंग अपनी करते हैं। तो अब ये इतने बड़े बड़े जो फ्रेंचाइजी चेन होती है, जैसे डी मार्ट है, बिग बाजार है, या फिर क्रोमा है, तो इनके जो शॉप होते हैं वहां पे भी कस्टमर्स विजिट करते हैं, और उसका जो डेटा होता है वो भी हमें एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक ऐसा ही डेटा सेट लेंगे जिसमें हम लोग ऑफलाइन भी अगर कस्टमर आ रहे हैं या ऑनलाइन कस्टमर आ रहे हैं, तो उनके जो डेटा से एनालिसिस निकालना है, इन सारी बातों को आज के इस क्लास में, आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देख लो, चाहे मैं बात करूं लेंसकार्ट की, शुगर कॉस्मेटिक्स, मामा अर्थ, लुइस विटो,
सोनी या फिर सैमसंग, ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इनका ऑनलाइन प्रेजेंस तो है, लेकिन हर एक ब्रांड का जो है ऑफलाइन सेंटर स्टोर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके से कस्टमर्स का डेटा आता है। एक तो ऑनलाइन, जो कि लेट्स सपोज अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ लेंसकार्ट से, तो मैं लेंसकार्ट के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऐप पे जाके शॉपिंग कर सकती हूँ, या फिर मैं लेंसकार्ट के कोई स्टोर पे जाके शॉपिंग कर सकती हूँ। तो ऑनलाइन डेटा और ऑफलाइन डेटा, ये दोनों कस्टमर का जो डेटा है इसको कैसे डील करना है, आज के इस प्रोजेक्ट में ये सारी बातें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और इन सारी बातों को भी लर्न करेंगे। अब आपके पास सिचुएशन यहाँ पे ये है कि आपको एक ई कॉमर्स कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा सेट दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का डेटा सेट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस डेटा सेट में आपको ऑर्डर आईडी, किस डेट में शिप हुआ, शिपिंग का मोड क्या था, कस्टमर आईडी, कौन सी कंट्री का कस्टमर था, सिटी, स्टेट, ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्ट आईडी, उसका कितना क्वांटिटी उस कस्टमर ने खरीदा, सेल्स कितने का हुआ, डिस्काउंट कितना था, प्रॉफिट कितना था, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। अब हर एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है उस कंपनी का सेल्स, राइट? चाहे कंपनी कोई भी, अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो सेल्स दो तरीके से हो सकता है। एक तो उसके ऑनलाइन मोड से सेल्स हो सकता है और एक ऑफलाइन मोड से सेल्स हो सकता है। इवेंचुअली कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके सेल्स का एनालिसिस करना कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं थी, कितना एक्सपेंसेस कंपनी करती है। तो हर एक कंपनी, चाहे आप कोई भी कंपनी में जाओ, हर एक कंपनी के लिए उसका जो सेल्स है उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग, जब भी कंपनी होती है कोई, उसका जो सेल्स होता है उसमें प्रॉफिट कितना निकालना है, मंथली कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सारी चीजों को भी आज के इस प्रोजेक्ट में लर्न करेंगे। तो यहाँ पे दरअसल डेटा सेट तो हमने देख लिया, यहाँ पे ई कॉमर्स का हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस जो डेटा सेट है इसमें जितना भी डेटा का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए हमें यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, यू नीड टू कैलकुलेट द मंथली सेल्स ऑफ द स्टोर एंड आइडेंटिफाई विच मंथ हैज द हाईएस्ट सेल्स एंड द लोएस्ट सेल्स। इसका मतलब आपके पास कंपनी का जो सेल्स है उसका रिकॉर्ड है, आपको हर महीने के सेल्स को एनालाइज करना है और ये बताना है कि कौन से महीने सबसे ज्यादा सेल्स हुई है और कौन से महीने सबसे कम सेल्स हुई है। इसके बाद आपको ये एनालाइज करना है, यू नीड टू एनालाइज सेल्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड डिटरमाइन विच कैटेगरी हैज द लोएस्ट सेल्स एंड विच इज द हाईएस्ट सेल। अब हर एक कंपनी, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में चीजें बेचती है। जैसे मान लो फर्नीचर एक कैटेगरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक कैटेगरी हो गया, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे हो सकती है। तो कौन सी कैटेगरी में सेल ज्यादा होती है, किसमें कम हुई है, ये सारी बातों को हमें एनालिसिस करना है कंपनी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, सेल्स एनालिसिस नीड्स टू बी डन ऑन द सब कैटेगरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी कैटेगरी की, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कैटेगरी की बात करूं, तो इसमें मोबाइल आपकी एक अलग कैटेगरी हो गया, इसमें लैपटॉप आपकी एक अलग कैटेगरी हो गया, टीवी आपकी अलग कैटेगरी हो गया, एसी एक अलग कैटेगरी हो गया। हर एक सब कैटेगरी के हिसाब से भी हमें सेल्स का एनालिसिस निकालना है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, यू नीड टू एनालाइज द मंथली प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स, डिटरमाइन विच मंथ हैज द हाईएस्ट प्रॉफिट। कौन से महीने में कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ये भी हम लोगों को निकालना है। इसके साथ साथ हम लोगों को प्रॉफिट हर एक कैटेगरी में, लेट्स सपोज मान लो कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती है, तो हो सकता है कि उसको मोबाइल में घाटा हो रहा हो और लैपटॉप में फायदा हो रहा हो, तो वो ज्यादा फोकस अपना लैपटॉप की तरफ करेगी। तो कौन सी कैटेगरी में उसको फायदा है, नुकसान है, ये भी आपको निकाल के दिखाना है। इसके साथ ही आपको हर एक कस्टमर सेगमेंट जो है, अलग अलग कस्टमर शॉपिंग करते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे शॉपिंग करते हैं जिनका मंथली इनकम जो है 50,000 रुपए से कम है। कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनकी 1 लाख से ज्यादा है। अलग अलग कस्टमर का सेगमेंट हो सकता है, राइट? तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे सेल्स का डेटा एनालाइज करना है। और लास्ट में बोल रहे हैं सेल्स टू प्रॉफिट रेशियो, ये भी आपको निकालना है। अब लेट्स सपोज आपका सेल्स हो गया 10 लाख रुपए का, राइट? लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, तो कितना प्रॉफिट था, कहीं कंपनी घाटे में तो नहीं थी? इन सारी चीजों का जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, सेल्स का, प्रॉफिट का, ये सारी चीजें आज के इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सातों क्वेश्चंस जो हमें एज एन असाइनमेंट की तरह दिए गए हैं, इन सातों क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। आप जब इंटरव्यूज के अंदर भी जाएंगे तो दरअसल होता ही हुआ है कि आपके जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आपको इसी तरीके का, जैसे अभी मैं आपको एक बिजनेस केस स्टडी की तरह बता रही हूँ, डेटा सेट दिया हुआ है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको 24 से 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल के आप अपनी जो कोड फाइल है, सारी चीजों को मेल करेंगे कंपनी को। अगर आपका फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्टमेंट होता है तो आपको सेकेंड राउंड के लिए कॉल आता है।
तो ये जो असाइनमेंट की तरह जो क्वेश्चंस है और खास तौर पे ई कॉमर्स का तो हमें कर ही लेना चाहिए। तो ये जो सातों क्वेश्चंस है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, डेटा क्लीन करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, ईडीए करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलने वाली है आज के इस प्रोजेक्ट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की केस स्टडी क्या करना है हमको ये समझ में आ गया। अब आगे का काम शुरू करेंगे, कैसे हम डेटा से ये सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोजेक्ट। इन सारी चीजों को करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को एनालाइज करना है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक, जिसके लिए हम एनाकोंडा नेविगेटर हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो एनाकोंडा नेविगेटर मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ पे सर्च करेंगे। एनाकोंडा नेविगेटर जैसे ही आ जाएगा आप इसको सिंपली जाके ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमें एक मिलेगी आईडी जिसका नाम होता है जुपिटर नोटबुक। इस जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही हम यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे तो जो भी आपका ब्राउजर आप यूज करते होंगे अपने आप आपको आपके इस ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा। मेरा यहाँ पे ये पहले से ओपन है। अब इसके बाद ये जो डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है, इस डेटा सेट को मुझे सबसे पहले अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपलोड करूंगी इस डेटा सेट को। तो हम यहाँ पे सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे। सैंपल स्टोर नाम से इस डेटा सेट का नाम है, तो यहाँ पे हमने इसको अपलोड कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप ये होगा कि जितना भी डेटा है इसमें हम लोगों को पाइथन की लाइब्रेरीज लगानी पड़ेगी और इसके बाद डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊंगी और पहला ऑप्शन जो दिया है आपका पाइथन 3 IPY कर्नल, इसको मैं सिंपली यहाँ पे ओपन कर दूंगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी पाइथन IPY फाइल। यहाँ पे हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अभी इस फाइल का नाम मैंने कुछ रखा नहीं है इसलिए एंटाइटल्ड है। आप अनटाइटल्ड पे जाके क्लिक करेंगे और जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसका नाम रखना चाहते हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट नाम से मैंने इस फाइल को रीनेम कर दिया। अब सबसे पहला काम, ये जो डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है, इस डेटा सेट में कई सारी चीजें हम लोगों को एनालिसिस करना और विजुअलाइजेशन करना है। जैसे हमको यहाँ पे मंथली सेल्स बोला है, राइट, हमें यहाँ पे बोला है प्रॉफिट कितना होगा। तो इन सारी चीजों के लिए हमें बहुत सारे यहाँ पे ग्राफ्स बनाने होंगे ताकि हम एक सही रिपोर्ट को क्रिएट कर पाए। अब इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डेटा क्लीन डेटा है कि नहीं, डेटा में कोई गलतियां तो नहीं है, ये चीज को पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कुछ लाइब्रेरीज की। यहाँ पे उन सारी लाइब्रेरीज को हम लोग वन बाय वन करके इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। जब मैं डेटा क्लीनिंग की बात करती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी यहाँ पे होती है पांडास। ये जो पांडास लाइब्रेरी है इसकी मदद से हम बहुत अच्छे से डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। अब कई सारे ग्राफ हम लोगों को यहाँ पे बनाना है विजुअलाइजेशन के लिए। तो कई बार आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न प्लॉटली का यूज किया होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं खास करके आपको नई लेटेस्ट लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न लाइब्रेरीज काफी पुराने हैं, 2003 के अराउंड से उसका यूज चलता आ रहा है। लेकिन ये जो प्लॉटली लाइब्रेरी है ये 2015 के बाद से इस पे काम शुरू हुआ है। तो ये लाइब्रेरी जो है ये मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न पे ही बेस्ड है, लेकिन ये लाइब्रेरी थोड़ी एडवांस है, नई लाइब्रेरी की तरह है ये। और इसमें बहुत सारी लेटेस्ट चीजें आई हैं जिसकी मदद से ग्राफ डायनेमिक बनता है, जल्दी बन जाता है। तो ये लाइब्रेरी का हम लोग यूज करेंगे। बहुत सारे लोग प्लॉटली को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब आपका प्लॉटली लाइब्रेरी भी कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के दौरान। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉटली लाइब्रेरी का यूज करेंगे क्योंकि डायनेमिक है, नई लाइब्रेरी है और इंडस्ट्री के अंदर नई नई चीजें आपको ट्राई करना पड़ेगा। नई चीजें जो बन के आएगी उसका यूज आपको आना चाहिए। हम सिर्फ एक ही सोर्स पे रिलाय नहीं हो सकते। तो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न पे तो मैंने और भी प्रोजेक्ट्स कराए, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं प्लॉटली पे करा रही हूँ ताकि आप प्लॉटली भी सीख पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं प्लॉटली लाइब्रेरी को। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एस px। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? तो ये जो है ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो लाइब्रेरी है इसका यहाँ पे यूज होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे इसका यूज करके काफी सारे ग्राफ भी बनाना है। तो मैं इसका एक और मॉड्यूल इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स ये यहाँ पे लिखूंगी और इसको यहाँ पे एज गो नाम से हम लोग लिखेंगे। ये क्या करेगा कि हम लोगों को एडवांस और कस्टमाइज ग्राफ बना के देने के लिए मदद करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक और प्लॉटली का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मॉड्यूल इंपोर्ट प्लॉटली डॉट आईओ एस PIO। ये क्या काम करेगा? तो ये ग्राफ के जो टेम्पलेट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद प्लॉटली का एक और मॉड्यूल है। ये सारे मॉड्यूल में इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपका यहाँ से प्लॉटली का अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो पाए।
इंपोर्ट प्लॉटली। अब मुझे यहाँ पे कलर्स भी चाहिए होंगे अपने ग्राफ में, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंपोर्ट प्लॉटली डॉट कलर्स एज कलर्स, राइट। ये कलर्स के लिए मैंने यूज किया। अब मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट हमारा इसका टेम्पलेट का थीम हो, मैं चाहती हूँ वो व्हाइट हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी PIO, जो मैंने ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लॉटली का, PIO डॉट टेम्पलेट्स, और यहाँ पे हम कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करेंगे। सो डिफॉल्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PIO डॉट टेम्पलेट्स डॉट डिफॉल्ट, PIO डॉट टेम्पलेट्स डॉट डिफॉल्ट इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ, ये इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि गलती से रन हो गया, अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लॉटली अंडरस्कोर व्हाइट, मैं व्हाइट यहाँ पे इसका टेम्पलेट जो है थीम चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाइट। अब इसको रन करते हैं। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आपकी यहाँ पे इंपोर्ट होगी। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, लेट्स जस्ट चेक, प्लस लेट्स जस्ट चेक कहाँ पे गलती हुई है। सो यहाँ पे P जो है वो कैपिटल हो गया, तो उसको स्मॉल करना होगा। ऑलराइट, तो अभी जो है ये हमारी मिस्टेक, P गलती से हमसे कैपिटल हो गया था, हमने इसको स्मॉल कर दिया। अब ये एक प्रॉपर तरीके से कोड रन हो चुका है, एरर हट गया है। पांडास का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? पांडास का यूज किया जा रहा है डेटा क्लीनिंग के लिए, प्लॉटली आपकी विजुअलाइजेशन के लिए। प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो, ये आपको हेल्प करेगा एडवांस और कस्टमाइज ग्राफ के लिए। ये जो है प्लॉटली डॉट IO SPIO, ये आपको मदद करेगा ग्राफ के टेम्पलेट को कस्टमाइज करने के लिए। कलर्स के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको इंपोर्ट किया है, और जो थीम हम चाहते हैं वो व्हाइट चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लॉटली व्हाइट लिखा है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर ली है, इंपोर्ट कर ली है। अब ये जो डेटा हमने यहाँ पे अपलोड किया था, अब इस डेटा को रीड भी हमें करना है। तो डेटा नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी और इस डेटा को मैं यहाँ पे रीड करूंगी। तो डेटा इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसके बाद में हमारा जो डेटा है इसका नाम है सैंपल। अब तुम देखो, सिर्फ ऐसे लिखोगे और टैब बटन दबा दोगे तो अपने आप तुमको ये नाम जो है वो यहाँ पे सजेस्ट करने लगेगा, सैंपल सुपरस्टोर डॉट CSV। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉमा एनकोडिंग इक्वल्स टू लैटिन -1। ये चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आई कि आप डेटा को रीड करवाना चाहते हो, इसलिए आपने PD.CSV और फाइल का नाम लिखा। लेकिन ये इनकोडिंग इक्वल्स टू लैटिन 1, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब मैं अपना डेटा यहाँ पे देख रही हूँ, तो ये जो डेटा है देखो, इसमें स्लैश यूज हुआ है, राइट। ये जो स्लैश है, अब ये मेरी मशीन को कैसे समझ में आएगा? डैश यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे देखो डैश का यूज हुआ है, यहाँ पे डैश का यूज हुआ है। तो मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि स्लैश है, डैश है। तो मेरी मशीन इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए, स्पेशल कैरेक्टर्स को अच्छे से कोड कर पाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एनकोडिंग इक्वल्स टू लैटिन 1। इसका मतलब जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स इस डेटा के अंदर है वो उसको भी रीड कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को रन किया। अब इसको जाके रन करते हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे डेटा को कॉल करके देखती हूँ, तो यस, अब जो हमारा डेटा था वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब इस डेटा में कई सारे हमारे पास रोज हैं, तो आप अगर देखो इसको ध्यान से, तो 9994 डेटा रिकॉर्ड और 21 कॉलम्स है। अगर हम लेट सपोज ऑन एन एवरेज अगर इसको ले अप्रोक्सीमेटली, तो 10,000 रिकॉर्ड है इसके अंदर और 21 रो के अराउंड है, राइट। तो यहाँ पे इन सारे के सारे रोज का कौन सी रोज हमारे काम की है, क्या चीजें हमें यूज करनी है, अब इसको देखना है। तो अब मैं ये बहुत बड़ा क्योंकि हो जा रहा है, मैं इसको शॉर्ट में देखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ शुरुआत के 5 ऐसे जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसको देखना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया डेटा डॉट हेड। अब डेटा डॉट हेड में यहाँ पे कॉल की। अब इत्मीनान से हम लोग एक एक रो में क्या क्या चीजें दी है इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया है रो ID, उसके बाद दिया है जो भी ऑर्डर आप कर रहे हैं उसका ऑर्डर ID, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर डेट, कौन सी डेट को ऑर्डर दिया गया, शिपिंग कौन सी डेट को हुआ, शिपिंग का मोड क्या था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो दिया है, कस्टमर ID दिया है, कस्टमर का नाम क्या था वो दिया है, सेगमेंट यहाँ पे दिया है। अब देखो कंज्यूमर है ये, अब हो सकता है कि किसी वेबसाइट या कोई पोर्टल से या कोई स्टोर से जाके कॉर्पोरेट भी सामान खरीदे, तो अलग अलग सेगमेंट है, कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है। कंट्री आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्री में कौन से सिटी से सामान ऑर्डर किया है, जैसे USA है तो यहाँ पे हेंडरसन, लॉस एंजलिस ये आपका दिया है, पोस्टल कोड दिया है, रीजन दिया है, साउथ नॉर्थ वेस्ट कौन सा है। इसके बाद क्या प्रोडक्ट खरीदा गया है उसकी ID दी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जैसे फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाई है। सब कैटेगरी भी दिया है कि अगर फर्नीचर किसी ने ऑर्डर किया तो फर्नीचर में क्या किया है, कोई किसी ने बुक केस किया है, किसी ने चेयर किया है, अलग अलग कैटेगरीज है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट का नाम क्या है,
कितना सेल्स हुआ, कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया, डिस्काउंट कितना अवेलेबल था उस प्रोडक्ट में, और फाइनल यहाँ पे दिया गया है उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कितना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब हमारा पहला काम क्या रहेगा, ये जो पूरा डेटा दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखना। यानी कि अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रॉफिट तो मेरे को समझ में आ रहा है, हर एक प्रोजेक्ट लाइक 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हर किसी का प्रॉफिट अलग अलग होगा, लेकिन मैं एक एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज सेल्स कितना हुआ है, ये सब देखना चाहती हूँ। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक मोटा मोटी अंदाजा लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है डेटा डॉट और यहाँ पे लिखना है डिस्क्राइब। तो ये अपने आप आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करके देगा। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो आपको कौन कौन सा न्यूमेरिकल, अब कभी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग करते हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कभी भी लाइक स्ट्रिंग्स डेटा पे नहीं होगा, राइट। जैसे यहाँ पे कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप इसमें कोई लाइक स्ट्रिंग डेटा है, आप इसके साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उनके साथ अभी कर सकते हैं जो नंबर्स के फॉर्मेट में दिया है। जैसे प्रॉफिट है, इतने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। सेल्स को देख सकते हैं क्योंकि ये सब नंबर है, तो नंबर्स वाली चीजों में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ देख सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखूं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मीन देखना चाहते हैं कि आप एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, तो $28.65 का एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज डिस्काउंट जितना दिया जाता है वो नियर अबाउट 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। एवरेज क्वांटिटी जो है लोगों के खरीदने की वो 3-4 के अराउंड है। अगर कोई कुछ सामान खरीद रहा है तो वो 3 खरीद रहा है, ज्यादातर 4 खरीद रहा है। सेल्स जो है वो $229.85 के अराउंड एक एवरेज सेल्स है। अब अगर हम लोग बात करें मिनिमम और मैक्सिमम की, मैं ये जानना चाहती हूँ मिनिमम प्रॉफिट कितना है, तो आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि लॉस है, मतलब माइनस में अगर कोई चीज लिखी है -6,599, इसका मतलब ऑलमोस्ट 6,500 के अराउंड का यहाँ पे लॉस हुआ है मिनिमम। और मैक्सिमम अगर हम लोग देखें ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट मिला है किसी प्रोडक्ट में, तो वो 83,999 का प्रॉफिट मिला है। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ सेल्स देखना है तो मैं देख सकती हूँ मिनिमम सेल्स जो है वो $0.4 के अराउंड लोग खरीदते हैं, और मैक्सिमम जो है $22,638 के अराउंड लोग खरीदते हैं। अब ऐसे ही देखना है मिनिमम कितना प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मिनिमम एक प्रोडक्ट तो खरीदते ही हैं और मैक्सिमम 14 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ से एक अंदाजा मिल जाता है कि कितनी चीजें यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम है, मीन क्या निकल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 25%, 50%, 75%, इसका भी आपको यहाँ से अंदाजा हो जाता है। तो ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए इजिली यहाँ पे काम आता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे इस डेटा से और इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि इस डेटा में किस तरीके का फॉर्मेट है, राइट। तो इसके लिए और इंफॉर्मेशन जब आप किसी डेटा में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं डेटा डॉट इन्फो नाम से। तो ये क्या करता है, और इंफॉर्मेशन आपको देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 21 कॉलम्स है आपके पास, तो यहाँ पे रो आईडी किस तरीके का है, यहाँ पे हमको देखने मिल जाएगा नॉन नल, राइट। इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिसिंग नहीं है। टोटल 9,994 डेटा है, नो नल वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें डेटा ना हो, हर एक कॉलम में डेटा है, यानी कि इसके अंदर नो मिसिंग वैल्यू, कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। ये एक अच्छा और क्लीन डेटा हमको यहाँ पे मिला है। जैसे तुम रो आईडी देखोगे तो इंटीजर टाइप का डेटा है, सिटी देखोगे तो जाहिर सी बात है ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, सेल्स देखोगे तो ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का डेटा है। तो हर एक डेटा का यहाँ से हम लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल चुका है। अब यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों को ध्यान देनी है वो ये है डेट, राइट। यहाँ पे तुम देखो ऑर्डर डेट और शिप डेट, यहाँ पे ये जो डेटा ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। अब मैं डेट ऐसे लिख दूं, मान लो 24/02/1997, ठीक है। तो ये जो डेट है ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसमें मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकती। अब इस डेट के फॉर्मेट को मेरे को प्रॉपर स्ट्रिंग की जगह क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टाइप की जगह डेट टाइम में इसको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे यही करेंगे कि इसका जो डेटा टाइप है वो सही नहीं है, इस डेटा टाइप को हमें बदलना पड़ेगा, किसमें, डेट टाइम के फॉर्मेट में। तो पहला काम हम लोग यही करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस काम को करते हैं। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे क्या, डेट कॉलम्स को। सो लेट मी जस्ट डू दैट वन थिंग। यहाँ पे मैं हेडिंग सबसे पहले डाल देती हूँ, कन्वर्टिंग डेट कॉलम्स। अब ये जो डेट वाले कॉलम्स है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज द डेट टाइम फॉर्मेट। यहाँ पे जाएंगे, मार्कडाउन सेलेक्ट करना है,
और इसके बाद रन करना है, तो ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ गया। ओके, तो इसके लिए अब हमें सबसे पहले करना होगा, डेटा नाम से हमारा ये जो डेटा सेट है, इसका नाम हमने रखा है डेटा। इसके अंदर जो हमारा कॉलम है उसका नाम है ऑर्डर डेट, राइट, ऑर्डर डेट। अब इस ऑर्डर डेट का जो फॉर्मेट है उसको हमको ऑब्जेक्ट टाइम से किस में बदलना है, डेट टाइम फॉर्मेट में। तो इसके लिए यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी का यूज करेंगे, pd.to डेट टाइम, ये फॉर्मेट होता है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे हमारा जो डेटा है, इसके अंदर जिस कॉलम को हमको बदलना है उसका नाम हम यहाँ पे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑर्डर डेट, राइट। इसके बाद इसको मैं रन कर लेती हूँ। अब मैं वापस से अगर data.info करती हूँ तो देखते हैं कि इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ लिखा data.info, एग्जैक्टली हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया। पहले ऑर्डर डेट आ रहा था ऑब्जेक्ट टाइप में, अब आ रहा है डेट टाइम फॉर्मेट में। ऊपर मैं अगर दिखा भी दूं आपको तो पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था, अब जो फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है दैट इज द डेट टाइम फॉर्मेट, राइट। हियर वी कैन सी दिस इज द डेट टाइम फॉर्मेट। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम लोगों को किसके लिए करना होगा, शिप डेट के लिए भी करना होगा। सो व्हाट आई कैन डू इज सेम, ये जो मैंने कोड लिखा है ऑर्डर डेट की जगह, अब ये काम किसके लिए करना है, हम लोगों को शिप डेट के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर रही हूँ और इसके बाद में सिंपली यहाँ पे जाके कोड को पेस्ट कर रही हूँ, नाम बदल दे रही हूँ ऑर्डर डेट की जगह। अब यहाँ पे ये चीज मुझे करना है किसके लिए, शिप डेट के लिए। सो आई एम राइटिंग हियर शिप डेट, शिप डेट। रन कर देते हैं कोड को और अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शिप डेट के लिए भी डेट टाइम फॉर्मेट बदल चुका है। अब वापस से मैं यहाँ पे डेटा डॉट हेड कॉल करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप क्या होगा, क्या काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। डेटा डॉट हेड, तो यहाँ पे जैसे मैं जाके देख रही हूँ तो यहाँ पे आप देखो ये जो शिप डेट है, आपका ऑर्डर डेट है, ये यहाँ पे अब आपका सही फॉर्मेट में आ चुका है। अब एक चीज और हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि मंथली सेल्स एनालिसिस निकालना है। तो हर महीना मेरे को अलग से पता होना चाहिए, मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा है, राइट। मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्डर डेट है, लेट्स सपोज हियर वी कैन सी 12 तारीख को ऑर्डर किया गया है और सामान पहुंच कब रहा है, 16 तारीख को, यानी कि 4 दिन का समय लग रहा है। मैं इन सारी बातों को भी अलग अलग करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 नए कॉलम्स बनाऊंगी। पहला कॉलम जो मेरा रहेगा वो मंथ के लिए रहेगा, ताकि मैं मंथली एनालिसिस निकाल सकूं। मेरे को साल भर का निकालना है सेल्स, तो मैं यहाँ पे एक ईयर के लिए अलग से कॉलम बनाऊंगी। और मेरे को ये भी देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर डे ऑफ द वीक, मतलब उस वीक के अंदर ही सामान पहुंच रहा है कि 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे अलग से एक बनाऊंगी कॉलम जिसका नाम रहेगा ऑर्डर डे ऑफ वीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, इस डेटा में अब हम 3 नए, अभी अगर देखो तो सिर्फ प्रॉफिट तक है, प्रॉफिट के बाद मैं 3 और नए कॉलम्स बनाऊंगी। पहला कॉलम रहेगा मेरा ईयर के लिए, मंथ के लिए और किसके लिए, ऑर्डर वीक के लिए, राइट। तो मैं 3 नए कॉलम्स को यहाँ पे बनाऊंगी। अगर मैं कॉलम नहीं बनाऊं तो क्या, तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगी, मैं मंथली एनालिसिस नहीं कर पाऊंगी, वीकली सेल्स का नहीं कर पाऊंगी, मैं पूरे साल भर का नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हमको इन सारी चीजों की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पे 3 नए कॉलम्स को बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाओगे 3 नए कॉलम्स, तो पहला जो कॉलम रहेगा मेरा वो डेटा, मेरे पास मेरे इसका नाम है। अब मैं पहला कॉलम जो है उसका नाम रखना चाहती हूँ ऑर्डर मंथ। क्यों, क्योंकि मैं इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को मंथली डेटा एनालिसिस भी करना है, हर महीने कितनी सेल्स हुई ये निकालना है, इसलिए मैं इसका नाम रख रही हूँ पहले ऑर्डर मंथ नाम से। अब इक्वल्स टू, अब ये जो आपका डेटा रहेगा इसके अंदर, अब ये मंथ आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये जो आपका है ऑर्डर डेट, राइट, इसके अंदर ही आपको महीना मिलेगा। जैसे 11वां महीना यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 6th मंथ है, यहाँ पे 10th मंथ है, यहां से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑर्डर और यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑर्डर डेट के अंदर से निकलेगा ये ऑर्डर डेट, और इसके अंदर से मेरे को सिर्फ मंथ चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ .dt.month। ओके, मेरे को 3 कॉलम्स बनाने हैं तो मैं तीनों के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ। एक बनाना है मेरे को ऑर्डर ईयर नाम से, सो आई एम राइटिंग हियर ऑर्डर ईयर इक्वल्स टू डेटा। यहाँ पे ये भी चीज हम लोगों को मिलेगी ऑर्डर डेट के अंदर से, ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट, अब मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ से ईयर एक्सट्रैक्ट करूंगी। फिर इसी तरीके से डेटा, देन यहाँ पे आएगा ऑर्डर डे ऑफ वीक,
ठीक है, इक्वल्स टू डेटा, यहाँ पे हम डालेंगे ऑर्डर डेट ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए आपको वीक, राइट। तो यहाँ पे वीक के लिए क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा गैस करो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद भी सोचने की आदत डालना। .dt डॉट डे ऑफ वीक, ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे। रन कर लेते हैं। अब इसके बाद अब डेटा को कॉल करके देखते हैं, तो मैं यहाँ पे डेटा डॉट हेड कॉल करके देखती हूँ। अब देखते हैं 3 नए जो कॉलम्स बनाना चाह रहे थे वो बने या नहीं। तो एग्जैक्टली ये 3 कॉलम्स बन चुके हैं हमारे पास। हियर वी कैन सी कि पहले से प्रॉफिट तक था, अब ऑर्डर मंथ अलग से आ गया, ऑर्डर ईयर आ गया और ऑर्डर ऑफ द वीक आ गया, यानी 1 हफ्ते में सामान पहुंच गया, 1 दिन में पहुंच गया, यहाँ पे 6 दिन लग गए, ये अब हमको पता चल पा रहा है। और अलग से हमारे पास मंथ अलग अलग आ गया है और ईयर यहाँ से अलग अलग आ गया है। तो अब हमारा एनालिसिस जो है और ज्यादा आसान बन जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे निकालना है, ये लिखा है मंथली सेल्स का एनालिसिस हम लोगों को निकालना है। कौन से महीने सबसे ज्यादा सेल्स हुई, कौन से मंथ में सबसे कम सेल्स हुई। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब मंथली सेल्स एनालिसिस अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे मंथली सेल्स एनालिसिस, राइट। लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉपर हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग के लिए हैश लगाना है, स्पेस देना है, ऊपर जाके मार्कडाउन सेलेक्ट करना है, रन करना है, तो ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हमें हर महीने का सेल्स एनालिसिस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स बाय मंथ। यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है सेल्स बाय मंथ, हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे सेल्स अगर हम लोगों को निकालना है तो हर महीने की मंथली सेल्स हम लोगों को निकालना है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ऑर्डर मंथ और यहाँ पे लिख रहे हैं सेल्स। यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो मुझे 2 कॉलम्स को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। कौन से 2 कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम तो हमारा सेल्स वाला कॉलम रहेगा और दूसरा कॉलम हर महीने के सेल्स मुझे निकालना है, इसलिए मैंने लिखा ऑर्डर मंथ को। अब इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे ताकि हम लोगों को हर महीने के सेल्स पता चल पाए। इसलिए यहाँ पे हमने लगाया डेटा डॉट ग्रुप बाय और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, सम डॉट रीसेट इंडेक्स। इसके बाद हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हैं, इसलिए ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं लाइन ग्राफ, इसलिए मैंने लिखा px डॉट लाइन सेल्स बाय मंथ। एक्स एक्सेस में हमारे पास यहाँ पे रहेगा सारे के सारे महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, और वाई एक्सेस में हमारे पास रहेगा सेल्स कि किस महीने कितनी सेल्स हुई है। ये जो ग्राफ रहेगा इसका नाम हम रख रहे हैं मंथली सेल्स एनालिसिस और कुछ इस तरीके से जैसा भी ग्राफ बन के आएगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ये वाला जो कोड है इसको मैं अभी के लिए काम कर रही हूँ, इसको मैं कमेंट में डाल दे रही हूँ। हैश लगा के कमेंट बना सकते हैं हम इसको, या फिर मैं काम कर रही हूँ अभी के लिए मैं यहाँ से इसको हटा दे रही हूँ। सो कंट्रोल देन यहाँ पे अभी के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा देते हैं इसको। सो यहाँ से इसको मैं क्या कर रही हूँ, कट करना चाह रही हूँ। सो लेट मी डू वन थिंग हियर, सेम कोड है, मैं यहाँ पे यही कोड को कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। फिगर मैं अलग से ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। यहां से इसको हटा रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये कोड को मैं सबसे पहले रन करती हूँ, अब इसके बाद मैं सेल्स बाय मंथ को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, सेल्स बाय मंथ। इसको रन करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे एक टेबल जैसा बन के आ गया, हर महीने की आपको सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। फर्स्ट मंथ जनवरी है तो इतनी सेल्स हुई है, सेकेंड मंथ में इतनी हुई है, थर्ड में, फोर्थ में, अप टू 12 मंथ तक इतनी सेल्स हुई है, ये हमको पता चल रहा है। लेकिन ये जो पता चल रहा है वो नंबर नंबर लिखा है, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। लेकिन यही चीज आसान हो जाएगी अगर मेरे पास ग्राफ बन के आ जाएगा। जहां पे ग्राफ ऊपर है इसका मतलब सेल्स ज्यादा है, जहां पे ग्राफ नीचे है इसका मतलब सेल्स कम है। तो यही जो डेटा है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को अब हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में बनाएंगे, क्योंकि ये जो है वो देखने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा हमको कि एक एक नंबर देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा अच्छा इस महीने ज्यादा थी, इस महीने कम थी। यही चीज हमारा काम आसान बना देता है ग्राफ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन ग्राफ। इसको मैं कोड को रन करके अब आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो, अब हमारे पास ग्राफ बन के आ चुका है। अब इस ग्राफ को देखते ही हम आसानी से पता चल जाएगा कौन से महीने में यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा सेल्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट सेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 11th मंथ में, यानी कि नवंबर में 352.46 समथिंग डॉलर्स, राइट। सबसे कम सेल्स कौन सी है, तो सबसे कम सेल्स हम देख सकते हैं कि आपका जो जनवरी का मंथ है इसमें सबसे कम सेल्स है।
तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के इजिली पता चल रहा है। अब प्लॉटली की खास बात क्या है तुम्हें मैं ये बताती हूँ। अब इसको तुम जूम करके देखना चाहते हो, कोई भी एरिया को सिर्फ यहाँ तक देखना चाहते हो तो उसको जूम करके देख सकते हो, इतना पोर्शन बस जूम करके देखना है तो उसको जूम करके देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न के साथ में इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है, जो हमें फैसिलिटी कौन देता है, प्लॉटली। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी लेके जाऊं, मैं फिर से इस कोड को अगर रन करूं कोई भी मंथ, अब मैं यहाँ पे लेके गई तो अपने आप मेरे को यहाँ पे देखो अपने आप दिखा रहा है ऑर्डर मंथ इक्वल टू 9, सेल्स इक्वल टू 307.64 के। तो ये जो चीज है, ये जो डायनेमिक फीचर्स है, ये हमको मिलते हैं प्लॉटली लाइब्रेरी के अंदर, इसलिए थोड़ी एडवांस लाइब्रेरी है और इसकी मदद से हम लोगों को विजुअलाइजेशन और अच्छे से मिल पाता है। यहाँ पे आपके डेटा एप्स जो है प्लॉटली का, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से महीने में मंथली सेल्स एनालिसिस निकालना था, कौन से महीने सेल सबसे ज्यादा है, दैट इज द नवंबर का मंथ, और सेल सबसे कम कौन से महीने में, दैट इज द जनवरी मंथ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब हम लोगों को सेल्स निकालना है बाय पर कैटेगरी, राइट। हर कैटेगरी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे सेल्स जो है वो निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पर कैटेगरी के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले डेटा देखते हैं कि डेटा में क्या क्या और कॉलम है, कैटेगरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो कैटेगरी नाम से आपको यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये वाला जो कॉलम है, ये कैटेगरी वाला कॉलम आपके पास में अवेलेबल है, दिस वन। अब कैटेगरी में क्या क्या है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है, और भी कैटेगरी हो सकती है। अब हमको यहाँ पे अंदाजा लगाना है सेल्स कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी का जो आइटम है वो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा फर्नीचर बिकते हैं या ऑफिस सप्लाईज बिकती है, ये पता करना है। तो सेल्स बाय कैटेगरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्स बाय कैटेगरी, ओके। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, सेल्स बाय कैटेगरी। सो लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। अब ये ग्राफ हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे बना के देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ग्राफ तो बनाएंगे लेकिन पहले एनालिसिस निकाल लेते हैं। तो सेल्स बाय कैटेगरी नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ। इसके बाद डेटा डॉट ग्रुप बाय लगाएंगे। क्यों ग्रुप बाय लगाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो कॉलम्स को कंसिडर करेंगे। पहला कॉलम कौन सा होगा, कैटेगरी वाला, और दूसरा कॉलम रहेगा सेल्स वाला। तभी तो पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी की सेल्स ज्यादा है, इसलिए डेटा डॉट ग्रुप बाय। इसके अंदर पहली जो हमारी कैटेगरी रहेगी, दैट इज पहला जो कॉलम रहेगा दैट इज द कैटेगरी। ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैटेगरी। और किसको ग्रुप बाय करना है इसके साथ में, सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर अगेन, कैटेगरी देन ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद में सेल्स। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सेल्स, डॉट सम करेंगे तभी हमको अंदाजा मिलेगा, और फिर डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये हमने यहाँ पे कर लिया। इट इज शोइंग सर्टन एरर, डेटा फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट ग्रुप। तो यहाँ पे हमें ग्रुप बाय लिखना है, गलती से यहाँ डॉट लग गया इसलिए एरर शो कर रहा था। डॉट हमने हटा दिया, सेल्स बाय कैटेगरी। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आ गया जो आप निकालना चाह रहे हो। आपको पता चल गया कि जो फर्नीचर है 74,000, लाइक इफ यू कैन सी दैट 7.41 लाख फर्नीचर के लिए, 7.1 लाख के अराउंड है आपका ऑफिस सप्लाई, और जो टेक्नोलॉजी वाला है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं 8.3 लाख के अराउंड है। इसका मतलब 3 कैटेगरी में कंपनी सामान बेचती है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा जो सामान बिकता है वो बिकता है टेक्नोलॉजी का, फिर फर्नीचर का, फिर ऑफिस सप्लाई का। तो ये तो हमको यहाँ से देख के पता चल गया, लेकिन इसी चीज को अगर आपको ग्राफिकल एनालिसिस करके दिखाना है, अब मैं यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक ग्राफ हो गया, एक पाई चार्ट अब बना रहे हो, इसमें मेरे को देख के पता चल जाए इतना पोर्शन जो है ये टेक्नोलॉजी का है, राइट। ये जो पोर्शन है वो ऑफिस सप्लाई का है, ये जो पोर्शन है वो है लेट्स सपोज फर्नीचर का। तो मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहती हूँ इस चीज को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे पाई चार्ट बना सकते हैं। ग्राफ जो बनाना है इसके लिए हमें पाई ग्राफ बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। हर एक लाइन ऑफ कोड में आपको समझाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे हम लोगों को बनाना है पाई ग्राफ, इसलिए मैंने लिखा px.py। अब इसके अंदर हमें दो चीज चाहिए, पहला चाहिए सेल्स और दूसरा चाहिए कैटेगरी। और यहाँ पे सेल्स बाय कैटेगरी जो अभी हमने निकाला ये हमने डाल दिया है।
वैल्यूज है, नेम्स है। अब ये जो ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, डोनट टाइप का पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं जिसमें बीच में होल हो। तो होल का यहाँ पे हमने रेडियस दे दिया 0.5। कलर जो है कौन सा कलर रखना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कलर्स डॉट क्वालिटेटिव पेस्टल कलर, ताकि तीनों चीज का अलग अलग कलर है। अब यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे आपको बोल रहा है ट्रेसेस और लेआउट की, लेआउट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो पोजीशन रहेगी, अब मैंने लेट्स से कोई यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो टेक्स्ट अंदर लिखे रहेगा या ग्राफ के बाहर लिखे रहेगा, तो मैं चाहती हूँ अंदर लिखा रहे, इसलिए मैंने लिखा इनसाइड। टेक्स्ट का इन्फो किस टाइप का आपका टेक्स्ट रहेगा, तो परसेंट भी होना चाहिए और लेबल भी होना चाहिए, यानी कि 35% लेट सपोज मान लो टेक्नोलॉजी बिकता है तो 35% लिखा रहना चाहिए, परसेंट में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा। अब इस ग्राफ का कोई ना कोई नाम होगा, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा सेल्स एनालिसिस बाय कैटेगरी, और इसका जो फॉन्ट साइज है ये मैंने रख दिया 24। और इसके बाद हम लिख रहे हैं फिग डॉट शो, ताकि हमें यहाँ पे फिगर जो है वो दिख पाए। अब इस कोड को जाके मैं अगर सिंपली रन करूं, तो ये हमारे पास ग्राफ बन के आ गया। अब तुम देखो, ये हमने लिखा था ना इनसाइड होना चाहिए टेक्स्ट, तो देखो फर्नीचर 32.3%, परसेंट और लेबल भी आना चाहिए, तो अंदर लिखा हुआ है, हर एक ग्राफ के यहाँ अंदर लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे जो होल हमने लिखा था दैट इज 0.5, राइट। अगर तुम इसको कम करना चाहते हो, ज्यादा करना चाहते हो, सो दैट इज अप टू यू। 0.2 करोगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कम हो गया अब साइज, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ देखो, इस ग्राफ को देखते ही पता चल जा रहा है कि सबसे ज्यादा 36.4% टेक्नोलॉजी के आइटम बिकते हैं, फिर उसके बाद फर्नीचर बिकता है 32.3%, फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाईज बिकते हैं 31.3%। अब इसके ऊपर अगर तुम यहाँ पे लेट्स से अगर तुम इसके ऊपर अपना यहाँ कर्सर लेके जाओगे, तो भी तुमको दिखाएगा कि कैटेगरी जो है टेक्नोलॉजी है, कितना सेल्स है, तो यहाँ पे लिख के दिखाया बकायदा 8,36,000 का सेल्स है। यहाँ पे जाओगे तो 7,41,000, यहाँ पे कर्सर ले जाओगे 7,19,000। तो ये जो चीज है, आपको ये प्लॉटली की एक डायनेमिक फीचर होती है, जो आपको इस तरीके से आप यहाँ पे इजिली इसको यूज करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन था दैट इज कि कौन सी कैटेगरी के सबसे ज्यादा सामान बिकते हैं, तो टेक्नोलॉजी, फिर फर्नीचर एंड देन ऑफिस सप्लाई, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सेल्स एनालिसिस नीड्स टू बी डन बाय द सब कैटेगरी। अब कैटेगरी में तो निकाल लिए, पता चल गया टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बिकता है। अब टेक्नोलॉजी में भी सबसे ज्यादा क्या बिकता है, राइट। तो सब कैटेगरी को अब हम यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देती हूँ, सेल्स एनालिसिस बाय सब कैटेगरी, ओके। और हेडिंग देने के लिए अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, हैश स्पेस देन मार्कडाउन जाके सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद वी हैव टू रन दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले डेटा को देखते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या कॉलम्स है उसके अंदर। तो डेटा डॉट हेड मैंने किया। अब यहाँ पे सब कैटेगरी का देखो, आपको ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम दिया है सब कैटेगरी का। अब फर्नीचर है तो फर्नीचर भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, बुक केस हो सकता है, चेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी का कॉलम हम लेंगे, और हर कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई है, तो सब कैटेगरी और सेल्स, इन दोनों कॉलम्स को अब हम लोग यहाँ पे लेंगे, और इसका एनालिसिस अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है अब हम लोगों को, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगी सेल्स बाय सब कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेल्स बाय सब कैटेगरी। इसमें भी क्या करना है, सेम वही करना है, डेटा के साथ लगाना है ग्रुप बाय। कौन से दो कॉलम को ग्रुप बाय करना चाहते हो, तो पहला है हमारा सब कैटेगरी वाला कॉलम, जिसको मैं ग्रुप बाय करना चाहती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा सब कैटेगरी, ओके। देन आफ्टर, इसके बाद हमको इसमें साथ क्या ग्रुप बाय करना है, तो हमें सेल्स को यहाँ पे ग्रुप बाय करना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सम लगाना है, और डॉट लगा के रीसेट करना है इंडेक्स को, डॉट रीसेट इंडेक्स, राइट। ये कोड आ गया। अब हम यहाँ पे इसको अगर कॉल करें, तो सेल्स बाय सब कैटेगरी को मैं यहाँ पे कॉल कर देती हूँ, सेल्स बाय सब कैटेगरी। रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी हर एक कैटेगरी का आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि एसेसरीज में कितना सेल्स हो रहा है, अप्लायंसेज में, आर्ट में, विंडोज में, बुक केसेस, चेयर, कोपियर, एनवेलप्स, अलग अलग आपको ऐसा दिखा रहा है। अब मैं ये एक एक बैठ के तो नहीं देखूंगी कि अच्छा इसमें इतना है, इसमें इतना है। मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पे, मैं ये चाहती हूँ कि ग्राफ बन के आ जाए, ग्राफ से मैं इजिली इसको देख पाऊँ कि कितनी कैटेगरी में यहाँ पे क्या सेल्स हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना के देखना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं बार ग्राफ देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा ग्राफ है, छोटा है बार मतलब कम सेल्स हुआ है, बड़ा है बार मतलब ज्यादा सेल्स हुआ है। तो बार ग्राफ यहाँ पे हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसका बार ग्राफ जो है इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ फिग
फिगर या फिग इज इक्वल्स टू, बार ग्राफ बनाना है तो px डॉट बार, क्या चीज का बार ग्राफ बनाना है, सेल्स बाय कैटेगरी का, बाय सब कैटेगरी का, जो अभी जस्ट हमने ऊपर निकाला इसका। तो मैंने यहाँ लिखा सेल्स बाय सब कैटेगरी। एक्स एक्सेस में क्या चाहिए आपको, एक्स एक्सेस में हमको चाहिए यहाँ पे सब कैटेगरी वाला हमारा कॉलम, सो वी आर राइटिंग हियर सब कैटेगरी। और देन हमें क्या चाहिए यहाँ पे वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस में चाहिए क्या हम लोगों को, वाई एक्सेस में चाहिए सेल्स, तभी तो पता चलेगा कितना ज्यादा कितना कम है। तो वाई एक्सेस में वी वांट सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो ग्राफ का कुछ ना कुछ नाम होगा, ग्राफ का नाम होगा सेल्स एनालिसिस बाय सब कैटेगरी, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब इसको शो करना है ग्राफ को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिग, देन डॉट शो, इसको रन करते हैं। इट इज शोइंग सम एरर, लेट्स जस्ट चेक क्या एरर है यहाँ पे। px डॉट बार लगाया हमने, सेल्स बाय सब कैटेगरी हमने लगाया। अब यहाँ पे गलती हमसे ये हुई है, सेल्स बाय सब कैटेगरी ने ये ठीक लिखा है। देन x इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे देखो गलती से हमारे पास कोलन लग गया है, तो छोटी छोटी मिस्टेक के कारण भी एरर आ जाता है। तो अब यहाँ रन कर लेते हैं एंड स्टिल इट्स शोइंग सब कैटेगरी, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे सब कैटेगरी, तो आई थिंक कैटेगरी का यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये गलत है, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर लगाया लेकिन डैश होना चाहिए। तो अब ये जैसे हमने इसको रन किया, तो अब देखो अपने आप आपके पास एक ग्राफ बन के आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे लेके जाओगे, सबसे बड़ा आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे चेयर्स का, 328.44 समथिंग डॉलर्स के यहाँ पे चेयर्स बिके हैं। फोन्स जो है वो 330 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बिकने वाला आइटम है टेक्नोलॉजी में, वो है आपका सबसे पहले फोन बिकता है, फिर उसके बाद चेयर्स बिकते हैं, फिर उसके बाद टेबल्स बिकते हैं, देन मशीन्स, देन बाइंडर्स एंड देन फिर एक्सेसरीज। तो ये ग्राफ देख के हमको समझ में आ गया कि फोन की जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल्स होती है। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिकता है, तो आपका बिकता है फोन। ये हम लोगों को यहाँ पे सब कैटेगरी का एनालिसिस यहाँ पे निकालना था। तो अब हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन था ये भी हमने कर लिया है कंप्लीट, कि कौन सा सेल्स एनालिसिस सबसे ज्यादा है, तो फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं एंड देन उसके बाद चेयर्स बिकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे पता कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपको यहाँ पे एनालाइज करना है मंथली प्रॉफिट। सेल्स में तो आपको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी का सेल सबसे ज्यादा है और टेक्नोलॉजी में भी फोन सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन प्रॉफिट किस में सबसे ज्यादा होता है, प्रॉफिट फोन में ज्यादा होता है कि चेयर में होता है, कोई और आइटम में होता है। अब आपको इसका भी अंदाजा लगाना है, और कौन से महीने सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ये भी आपको पता करना है। तो अब हम इसके लिए वापस से जाएंगे अपने जुपिटर नोटबुक में, और इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे कोड लिखना शुरू करेंगे। तो अब हम लोगों को प्रॉफिट एनालिसिस निकालना है बाय कैटेगरी, और मंथली प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे एनालिसिस। तो अब हम यहाँ जो एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे हैश लिखना है, देन मंथली, पहले सेल्स का एनालिसिस किए, अब करेंगे प्रॉफिट एनालिसिस। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग हियर मंथली प्रॉफिट एनालिसिस, और इसको प्रॉपर किस में, हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब इसके बाद मंथली प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा डॉट हेड करके, तो यहाँ पे तुम देखो अब प्रॉफिट वाला कॉलम भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हियर वी कैन सी दैट, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये है हमारे पास प्रॉफिट वाला कॉलम। और इसके साथ ही अगर हमको ये देखना है लाइक महीने का प्रॉफिट, तो हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर मंथ लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और ऑर्डर मंथ ये दोनों कॉलम्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं काम। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे निकालना चाहती हूँ प्रॉफिट बाय मंथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉफिट अंडरस्कोर बाय मंथ इक्वल्स टू, अब ये जो डेटा है इसके अंदर लगाएंगे ग्रुप बाय, डेटा डॉट ग्रुप बाय। क्या ग्रुप बाय करना चाहते हो आप यहाँ पे, तो पहला मैं यहाँ पे ऑर्डर मंथ, मंथली निकालना है तो ऑर्डर मंथ लिखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ऑर्डर मंथ, एंड देन इसके अंदर से क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट चाहिए, सो आई एम राइटिंग हियर प्रॉफिट। अब इसमें डॉट सम करेंगे और डॉट करेंगे रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, डॉट रीसेट, लेट मी जस्ट जूम आउट हियर, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये थोड़ा छोटा हो गया, ओके। डॉट रीसेट इंडेक्स कर लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, बार बार ये कुछ बटन दब जा रहा है, ओके ऑल राइट।
ये हमारे पास हो गया। अब प्रॉफिट बाय मंथ अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रॉफिट बाय मंथ। अब इसको कॉल करेंगे तो अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है हर महीने का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत लेंथी है। ग्राफ अगर होता तो फटाक से पता चल जाता कि कौन से महीने प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए भी मैं बार ग्राफ बनाऊंगी यहाँ पे। तो इस बार ग्राफ को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फिग दिस इक्वल्स टू px डॉट बार, या आप चाहो तो लाइन ग्राफ भी बना सकते हो। एक काम करते हैं, पहला हमने लाइन ग्राफ ही बनाया था जो इसके ऊपर में हमने एनालिसिस किया था, इसमें भी लाइन ग्राफ बना के देखते हैं। px डॉट लाइन, आप अलग अलग ग्राफ बना के देखना, मैं भी आपको लाइन ग्राफ बना के दिखा रही हूँ। जब आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक बार बार ग्राफ बना के भी देखना। बार ग्राफ कैसे बनाना है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे करना है px डॉट लाइन, उसके बाद यहाँ पे करना है प्रॉफिट बाय मंथ, देन आफ्टर एक्स एक्सिस में हमको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में ऑर्डर मंथ चाहिए। सो आई एम राइटिंग हियर एक्स एक्सिस में ऑर्डर मंथ, ऑर्डर मंथ ये चाहिए एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में चाहिए प्रॉफिट, तो वाई एक्सिस में हियर वी हैव टू राइट प्रॉफिट। देन आफ्टर इसका टाइटल क्या होगा, तो टाइटल हम लोग लिख लेते हैं मंथली प्रॉफिट एनालिसिस, ये इसका वो रहेगा टाइटल। और इसके बाद शो करना है इस ग्राफ को, तो सिंपली फिग डॉट शो रन कर लेते हैं। इट इज शोइंग सर्टन एरर। ओके सो लेट्स जस्ट चेक। ओके यहाँ पे एरर इसलिए क्योंकि प्रॉफिट में पी स्मॉल है, लेकिन हमारा जो डेटा है उसमें पी की स्पेलिंग बड़ी है, मतलब प्रॉफिट में पी बड़ा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो जनवरी का महीना है इसी में सबसे कम प्रॉफिट है। और अगर आप प्रॉफिट सबसे ज्यादा देखो कौन से महीने सबसे ज्यादा प्रॉफिट गया है, तो दैट इज इन द 12th मंथ, यानी कि दिसंबर के महीने में प्रॉफिट सबसे ज्यादा कंपनी को हुआ है। और सबसे कम प्रॉफिट कौन से महीने में हुआ है, तो जनवरी के महीने में सबसे कम प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ है। तो यही था बेसिकली प्रॉफिट के हिसाब से। तो हम लोगों को यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में यही बताना था प्रॉफिट के हिसाब से। तो प्रॉफिट के लिए सबसे जो मंथ है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है दैट इज इन दिसंबर, सबसे कम प्रॉफिट हुआ है जनवरी में। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपको निकालना है कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से। जैसे अभी हमने सेल्स निकाला, सेल्स में हमको पता चला कि टेक्नोलॉजी की जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा सेल्स होता है, और टेक्नोलॉजी में भी सबसे ज्यादा सब कैटेगरी कौन सी बिकती है, वो फोन्स की। अब सेम इसी तरीके से प्रॉफिट कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा होता है, तो ये अब हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट बाय कैटेगरी। ठीक है, प्रॉफिट बाय कैटेगरी, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मार्क डाउन कर लेते हैं, हेडिंग हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं बना लेती हूँ प्रॉफिट बाय कैटेगरी नाम से यहाँ पे वेरिएबल। अब क्या करना है, आधी बात तो समझ में आ चुकी है, ग्रुप बाय लगा दो सीधे से यहाँ पे पकड़ के। तो डेटा डॉट ग्रुप बाय लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये वाला जो है मैं इसको सिंपली कॉपी कर रही हूँ, डेटा डॉट ग्रुप बाय, कंट्रोल सी। आप लोग ऐसा कॉपी पेस्ट मत करना, आप लोगों को हर एक चीज लिख लिख के करना है। मेरा यहाँ पे टाइम ज्यादा समझाने पे जाए इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, बट यू डोंट नीड टू डू दैट, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड, तभी प्रैक्टिस होगा। और यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट, ठीक है, डॉट सम डॉट प्रीसेट इंडेक्स। अब तुम्हें देखना है कौन सी कैटेगरी में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट बाय कैटेगरी को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है, यहाँ पे कंपनी को क्या बेचने में, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होता है टेक्नोलॉजी का सामान बेचने में, फिर ऑफिस सप्लाई बेचने में, और फिर लास्ट में फर्नीचर में। जबकि हमने देखा क्या था, सेल्स का अगर हम लोग देखें ये तो प्रॉफिट है, सेल्स हमने देखा था, तो सेल्स में क्या था, सबसे ज्यादा सेल्स होती है टेक्नोलॉजी में, फिर फर्नीचर में, फिर ऑफिस में। लेकिन जब तुम प्रॉफिट देखोगे तो भले ही कंपनी को फर्नीचर बेच के ज्यादा सेल्स होती है, ऑफिस आइटम की जगह फर्नीचर ज्यादा बिकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट ऑफिस सप्लाई में होता है ना कि फर्नीचर में होता है। ये बात यहाँ पे ये एनालिसिस निकल के सामने आता है। सोचो अगर कंपनी को ये पता ही ना हो तो वो कैसे अपना जो अगर कोई स्टोर है तो वहां पे कैसे अपने आइटम्स को रखेगी। हो सकता है जब उसको मालूम चल गया कि ऑफिस सप्लाई भले ही कम दिखता है लेकिन इसमें ज्यादा पैसे बनते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट बच जाता है, तो वो ऑफिस सप्लाई के आइटम को ज्यादा रखेगी एज कम्पेयर टू द फर्नीचर्स, राइट। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे प्रॉफिट का अंदाजा हो गया। अब इसी प्रॉफिट को अगर मेरे को ग्राफ के फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ।
और ये जो ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्राफ, ये बना के देखते हैं पाई ग्राफ एक बार। तो इसके लिए यहाँ पे बार ग्राफ ही पाई ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। कोड में सारी बातें जो पहले हमने लिखी थी वैसे ही है। यहाँ पे हमने बस इसको चेंज करके प्रॉफिट कर दिया, कैटेगरी कर दिया, और यहाँ पे इसका टाइटल कर दिया प्रॉफिट एनालिसिस बाय कैटेगरी। अब इसको सिंपली आप जाके रन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे पाई ग्राफ आ जाएगा। टेक्नोलॉजी में 50.8% का प्रॉफिट होता है, ऑफिस सप्लाई में 42% का प्रॉफिट है, और सबसे कम प्रॉफिट होता है फर्नीचर में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, राइट? बनाने का कॉस्ट, उसको बेचने का कॉस्ट, तो उसमें इतना पैसा नहीं बच पाता कंपनी का। फायदा होता है टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब ठीक इसी तरीके से अगर आपको सब कैटेगरी के लिए निकालना है, प्रॉफिट निकालना चाहते हो आप किसके लिए? सब कैटेगरी के लिए, तो वो भी कर सकते हो आप इजिली। मैं यहाँ पे सेम कोड जो कैटेगरी के लिए किया था, अब यही चीज हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में सेल सबसे ज्यादा किसकी थी? फोन की सेल सबसे ज्यादा थी। अब देखते हैं प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका है। तो मैं यहाँ पे जाके जो कोड है हमारा, इस कोड को लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी। सो यहाँ पे मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है, मैं सिंपली आपको ये यहाँ पे बता रही हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। अब तुम यहाँ देखो क्या मैंने कोड में लिखा, प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी डेटा डॉट ग्रुप बाय लगाए, इसमें सब कैटेगरी और प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे, और इसका भी जैसे पहले बार ग्राफ बनाए थे सेम बार ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस में होगा सब कैटेगरी, वाई एक्सिस में प्रॉफिट, और इसका नाम रहेगा प्रॉफिट एनालिसिस बाय सब कैटेगरी। इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को कॉपियर्स, ये जो कॉपी वगैरह ऑफिस आइटम में होता है ना कॉपियर्स, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बचता है कंपनी को। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है एसेसरीज में। इसका मतलब ये, भले ही फोन सबसे ज्यादा बिकता है, सेल्स सबसे ज्यादा फोन की है, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसमें होता है कंपनी को? कॉपियर्स वाले आइटम में, राइट? तो यहां से हम लोगों को प्रॉफिट एनालिसिस का पता चल गया। अब टेबल में अगर तुम जाके देखोगे कंपनी का जो टेबल बिकते हैं, इसमें नेगेटिव प्रॉफिट है। इसका मतलब कंपनी अगर टेबल बेचती है तो उसको नुकसान ज्यादा है, उसको प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा कंपनी की जेब से पैसे लगते हैं यहाँ पे। तो सब कैटेगरी में कौन सा आइटम सबसे ज्यादा जिसमें प्रॉफिट होता है? वो आइटम है यहाँ पे कॉपियर्स का, राइट? ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हमारे टोटल यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है एनालाइज प्रॉफिट बाय द सेल्स एंड प्रॉफिट बाय द कस्टमर सेगमेंट। अब आपने अलग से सेल्स निकाल लिया, अलग से प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपको बोल रहा है कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक साथ निकालना है कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से। अब कस्टमर कौन कौन हो सकता है? बिजनेस वाला कस्टमर हो सकता है, कॉर्पोरेट कस्टमर हो सकता है, क्योंकि ऑफिस का आइटम, फर्नीचर, ये सब कोई कॉर्पोरेट भी खरीद सकता है, और आपके और मेरे जैसे कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, यानी कि नॉर्मल कंज्यूमर। तो कौन सा कंज्यूमर कितना खरीदता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमको बताना है कस्टमर सेगमेंट के लिए। तो चलिए काम करते हैं, वापस मूव करते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अब हम लोगों को कोड लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों बताना है हमको किसके लिए? कस्टमर सेगमेंट के लिए। सो कस्टमर सेगमेंट। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको रन करते हैं। अब एक बार डेटा देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल है। सो आई एम राइटिंग हियर डेटा डॉट हेड। अब यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम हमको देखना पड़ेगा? तो सबसे पहला कॉलम जो हमको यहाँ देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कस्टमर सेगमेंट का, ये वाला। ये कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है, और कुछ और है, तो सेगमेंट वाला कॉलम लेंगे। और क्योंकि अब सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक साथ बताना है, तो यहाँ से हम सेल्स वाला कॉलम भी लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट वाला कॉलम है, सेल्स एंड प्रॉफिट, इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीजों को कंसिडर करते हुए सेगमेंट वाला कॉलम काम का है, सेल्स वाला और प्रॉफिट वाला, इन तीनों को एनालाइज करेंगे अब हम लोग यहाँ पे एक साथ। तो अब यहाँ पे इसके लिए कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप बाय में हम तीन चीजों को लेंगे, क्या है? सेल्स प्रॉफिट बाय सेगमेंट हमने बनाया। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं डेटा डॉट ग्रुप बाय, सेगमेंट को लेंगे, और यहाँ पे जो एग्रीगेट है, सेल्स कॉलम और प्रॉफिट दोनों को हमें यहाँ एक साथ दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स और प्रॉफिट का एग्रीगेट और दोनों का सम। और फिर हम यहाँ पे करेंगे रीसेट इंडेक्स। इन सारी बातों को हमें यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाना है, बार ग्राफ से दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ पे कलर पैलेट डाला क्वालिटेटिव पेस्टल, गो डॉट फिगर,
और यहाँ पे एड ट्रेस यानी कि एक बार ग्राफ बनेगा किसके लिए, प्रॉफिट बाय सेगमेंट के लिए, क्योंकि आपको दो चीज दिखाना है, एक दिखाना है सेल्स यानी कि बार ग्राफ ऐसा बनेगा, एक बनेगा सेल्स के लिए, अगर पिंक कलर सेल्स को दिखा रहा है तो ब्लू कलर दिखाएगा प्रॉफिट को, ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, राइट। और यहाँ पे एक कैटेगरी है, जैसे मान लो ये कस्टमर की कंज्यूमर की कैटेगरी है, तो ये हो सकती है कॉर्पोरेट की कैटेगरी हो। तो इस तरीके के दो दो बार ग्राफ एक साथ आपको दिखाने हैं। तो पहला जो बार ग्राफ बनेगा वो सेगमेंट और सेल्स के लिए बनेगा, और यहाँ पे हम इसका कलर पैलेट डाल चुके हैं 0। अब दूसरा जो बनेगा वो सेगमेंट और प्रॉफिट के लिए बनेगा, और इसका कलर पैलेट है 1। इसके बाद हमको जो भी लेआउट में लिखना है, इसका टाइटल लिखना है, सेल्स एंड प्रॉफिट टाइटल हमने लिख लिया, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या लिख के आएगा ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस ग्राफ को सिंपली अगर आप रन करके देखोगे, देखो ये कोड देखने में बहुत भयानक लगते हैं, बड़े लगते हैं, लेकिन जब तुम इसे समझोगे तो एक एक लाइन आपको आसानी से समझ आएगी। अब ये देखो हमारे पास ग्राफ बन के आ गया। अब देखो सेल्स और प्रॉफिट दोनों पता चल रहा है, ये जो ब्लू कलर है वो सेल्स को दिखा रहा है, और जो येलो कलर है वो प्रॉफिट को दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें लेके जा रही हूँ, 3 कैटेगरी है हमारे पास, एक है होम ऑफिस, एक है कॉर्पोरेट और एक है कंज्यूमर। किसकी दुकान से 3 टाइप के कस्टमर शॉपिंग करते हैं, कुछ होम ऑफिसेस वाले, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स और कुछ आपके और मेरे जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स। तो सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करता है, सेल सबसे ज्यादा किससे होती है, कंज्यूमर से सबसे ज्यादा सेल्स होती है, और प्रॉफिट भी उन्हीं से ज्यादा मिलता है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट, सबसे ज्यादा इनसे खरीदारी करते हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन। फिर उसके बाद हेड होम ऑफिसेस वाले जो है वो सबसे कम इनसे शॉपिंग करते हैं और इनका प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 6 क्वेश्चन, वी आर डन विद दैट इज वेल। कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से निकालना था, क्या पता चला, कंज्यूमर सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, फिर कॉर्पोरेट और फिर होम ऑफिसेस। अब लास्ट बोल रहा है एनालाइज सेल्स टू प्रॉफिट रेशियो। अब आपसे कोई पूछता है कि सेल्स हुई है कितनी, सेल्स से प्रॉफिट का रेशियो भी अगर आपको निकाल के दिखाना है तो ये भी अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्स टू प्रॉफिट रेशियो, अब हम यहाँ पे निकालेंगे, हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा इसको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब क्या करना है, सेल्स टू प्रॉफिट रेशियो, नाम से क्या समझ में आ रहा है हमें, सेल्स टू प्रॉफिट यानी कि सेल्स रेशियो प्रॉफिट, यही होता है, ऐसे ही लिखते हैं मैथ्स में। अब रेशियो को अगर तुम सिंप्लीफाई तरीके से समझो तो इसका मतलब होता है सेल्स बाय प्रॉफिट। तो ये अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है सेल्स बाय प्रॉफिट। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे कोड लिख के आपको दिखा रही हूँ। So let me just write down the code here for you. Let me just write the code from here. And here we get the code. क्या लिखा है कोड की एक एक लाइन में, ये मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे ग्रुप बाय करना है, तो सेगमेंट क्योंकि हर एक कस्टमर के लिए अलग होगा, सेल्स, सम और प्रॉफिट, ये दो चीज हमने जो ऊपर की है वही सेम चीजें हमने यहाँ पे भी की है। ये लाइन जो कोड की है वो ऊपर जो किया था वो सेम है। इन दोनों का क्या किया था, सम किए थे, एग्रीगेट निकाले थे और हर एक सेगमेंट के लिए लिए थे। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्रॉफिट बाय सेगमेंट का सेल्स बाय, यहाँ पे देखो सेल्स बाय प्रॉफिट, यही निकालना है। तो यहाँ पे देखो बाय मतलब डैश लगा हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट, और ये जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रन करूंगी ये आ चुका है। इसका मतलब जो कंज्यूमर आइटम है उसमें 8.6 रेशियो है, कॉर्पोरेट में 7.6 है और होम ऑफिस में 7.1 है। तो ये रेशियो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए थे हमें इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस हमने 1 बाय 1 करके खत्म किए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सबसे पहले बोला था मंथली सेल्स सबसे ज्यादा कौन से महीने में और सबसे कम कौन से महीने में, तो नवंबर में सेल्स सबसे ज्यादा है और जनवरी में सबसे कम है। फिर उसके बाद बोला था कौन सी कैटेगरी का आइटम सबसे ज्यादा बिकता है, तो हमको पता चला टेक्नोलॉजी वाले आइटम सबसे ज्यादा बिकते हैं। फिर उसके बाद फर्नीचर बिकता है, उसके बाद ऑफिस आइटम। फिर बोला सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, तो पता चला फोन सबसे ज्यादा बिकता है। फिर निकालना था मंथली प्रॉफिट एनालिसिस, तो कौन से महीने प्रॉफिट सबसे ज्यादा था, दिसंबर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट था और जनवरी में सबसे कम प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट कैटेगरी और सब कैटेगरी के लिए निकालना था, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी कैटेगरी में होता है, टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी में, और सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा आइटम कौन सा बिकता है जिसमें प्रॉफिट हो, तो वो था कुरियर्स का। फिर सेल्स सेगमेंट के अकॉर्डिंग अगर निकालना था तो हमें ये पता चला कि कंज्यूमर लोग सबसे ज्यादा सामान खरीदते हैं, फिर कॉर्पोरेट खरीदता है, फिर होम ऑफिसेस खरीदते हैं। फिर रेशियो निकालना था, तो रेशियो में भी हमें पता चला कंज्यूमर का रेशियो 8 पॉइंट समथिंग है, वो सबसे ज्यादा है। तो अब इस डेटा से इतने सारे इंसाइट्स हमने निकाले और ये हमने कंपनी को बताया।
तो ये जो तरीका था काम करने का आपका कि सेल्स कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातों को हमने यहाँ पे क्या किया, इसको निकाला और सही तरीके से कंक्लूजन यहाँ पे बताया। तो जो ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कंपनी, चाहे वो हेल्थ की कंपनी हो, एजुकेशन की हो, फिनेंस की कंपनी हो, टेक्नोलॉजी की कंपनी हो, ई कॉमर्स हो, हर कंपनी में सेल्स होता है, राइट? ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें सेल्स ना होता हो। कंपनी बनती है इसलिए ताकि वो बेचे कोई ना कोई चीज, राइट? तो जब सेल्स होगा तो सेल्स का एनालिसिस निकालना जरूरी है। तो आप कोई भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दोगे, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का, चाहे सेल्स के लिए, चाहे हेल्थ केयर के लिए दो, फिनेंस के लिए दो, एजुकेशन, टेक्निकल, किसी के लिए भी दो, हर कंपनी में सेल्स एनालिसिस आपको आना ही आना चाहिए, मैंडेटरी है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको हर जगह, हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट में काम आएगा। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट भी आज हमने कंप्लीट किया। तो ये प्रोजेक्ट तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो। सिर्फ इतनी चीजें काफी नहीं होती है। हमने यहाँ पे एक बेसिक प्रोजेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर हम लोगों को कोई भी अच्छी जॉब ग्रैब करनी है, चाहे डेटा एनालिस्ट का जॉब ग्रैब करना हो या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो इसके लिए हमें पाइथन तो आना ही चाहिए। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट अगर हम लोगों को बनना है तो उसके लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, फीचर इंजीनियरिंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन जैसे टॉपिक्स हमें आने चाहिए। और अगर हम लोगों को डेटा एनालिस्ट में जाना है तो पाइथन, टैबलू, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिल पाए, आपका सर्टिफिकेशन मिल पाए, कंप्लीट आपको वन ऑन वन मेंटोर सपोर्ट मिल पाए, तो इन सारी चीजों के लिए आप टाइस्किल की वेबसाइट पर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के जो प्रीमियम कोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डला हुआ है जहां पे आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी और इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेशन जो है वो भी वहां से मिल सकता है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट सपोर्ट एंड अपडेट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे कि आप जब भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ खत्म नहीं होता है। हमें प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे जरूर डालना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो पे डालना चाहिए, ताकि जब भी कोई रिक्रूटर अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो आपका काम वहां पे दिखे। हमें सिर्फ काम करना नहीं है, अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो आप डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, आपने क्या सीखा, क्योंकि हर एक डेट में, आज की डेट में ई कॉमर्स कंपनी पे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट जैसी पोजीशंस के लिए हायरिंग होते रहती है, क्योंकि ये डिमांडिंग और हाई पेइंग जॉब है। तो अगर आप इस तरीके की चीजें डालते हैं तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा आपकी पोर्टफोलियो के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को जरूर से लिंक्डइन पे शेयर करिएगा। इसके साथ ही अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, निशान भैया, हम दोनों भाई बहन के साथ, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं theiskill.founders, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने यहाँ दिया है। और दाइस्किल के पेज पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको जो जॉब अपडेट्स हैं, कौन सी कंपनीज में क्या हायरिंग है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। और भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो उसके लिए आप अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके रीच आउट करना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्ट करके मेरे साथ, निशान भैया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज प्रोजेक्ट। आई होप कि इससे आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी और क्लास में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।